नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और दरभंगा की बदलती राजनीतिक परिस्थिति पर लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं। ठंड के समय में जब भी आग तापते लोगों के जुबान पे सिर्फ यही है कि आखिर दरभंगा के विकास के लिए कौन सा प्रत्याशी किस दल में बेहतर है। और वोट डालने की प्रक्रिया तो बाद में होगी, लेकिन अभी राजनीतिक उठापटक ये है कि कौन सा प्रत्याशी किस गठबंधन का बेहतर है। हम महागठबंधन की भी बात करेंगे और लगातार कई दिनों से चर्चा है। पिछले दिनों दरभंगा के सांसद कीर्ति झा आज़ाद ने ये कहा था कि वो 14 तारीख के बाद अपने राजनीति का खुलासा कर सकते हैं, जिसे लेकर आस थी जनता में, जो महागठबंधन के जो समर्थक जो हैं उन लोगों के बीच में। आपने कहा था 14 के बाद चुनाव देखाएंगे, उसके बाद फिर हाँ, तो अभी तो 14 तारीख हुई है ना, तो अगले 13 जनवरी तक तो मकर संक्रांति के बाद ही है ना, तो किसी दिन भी करेंगे। जिन जिन लोगों ने अनाउंस कर दिया उनके बारे में बात होनी बंद हो गई। कम से कम मेरे बारे में चर्चा तो हो रही है। ये कीर्ति जी, हमें याद है 2003 में यही चूड़ा दही तिला संक्रांति था और रात के 10 बजे थे जब बिजली विभाग में तोड़फोड़ को लेकर के आप पर केस दर्ज था और रात में 10 बजे हम भी सर्किट हाउस में आपको अरेस्ट किया गया था, रखा गया था 13 तारीख को, और 14 तारीख को चूड़ा दही के दिन आपको कोर्ट से बेल मिला था। और उस समय से लोगों में कीर्ति झा आज़ाद के प्रति एक विश्वास पैदा था। क्या वो विश्वास आज भी कायम है? ये तो आप ही बताएंगे विश्वास कायम है या नहीं है। आपने बिहार के विकास की बात की। बिहार का विकास करना यहाँ के राज्य सरकार का काम है, क्योंकि केवल 5 विषयों को छोड़कर बाकी सब राज्य सरकार के विषय होते हैं। केंद्र सरकार के जो विषय हैं उसमें जैसे रेलवे है, हवाई जहाज़ है, डिफेंस है, टेलीकॉम है यानी टेलीफोन, और डाकघर विभाग है। इसके अलावा बाकी सब कुछ तो राज्य सरकार का होता है और उसमें अनुदान केंद्र सरकार से मिलती है। तो गांव देहात का विकास हो, उसमें राज्य सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिजली जैसे सब जगह लग रही है, खंभे बदल रहे हैं, उसमें केंद्र सरकार ने अपनी ओर से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग पावर ग्रिड के माध्यम से होता है, NTPC के माध्यम से होता है, वह केंद्र सरकार सप्लाई करती है। रेलवे हो, हवाई जहाज़ हो, तो इन सबों का कार्य होता है और उसमें हम कहीं भी पीछे नहीं रहे। आप चाहे समस्तीपुर से दरभंगा के डबलिंग की बात देख लीजिए, उसकी विद्युतीकरण की बात देख लीजिए, हवाई जहाज़ को दरभंगा से शुरू करवाने वाली बात हो, उसमें बड़ी लोगों ने राजनीति की, परजीवी बीच में चले आए। जिन्होंने कभी राज्य सरकार में होते हुए, मुख्यमंत्री के चेले होते हुए, उसके बावजूद वह जो राज्य सरकार में विकास होना चाहिए था वो नहीं करा पाए, लेकिन दूसरी जगह पर जीवी की तरह मुंह मारते रहे। आप मैथिली कस्टम सूची में देखें, NH-57 देखें, जो केंद्र सरकार का काम था, ये सारे केंद्र सरकार के काम थे। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी हमने कराई, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 1000 सड़क, जिसमें लगभग 3000 किलोमीटर सड़क गांवों को जोड़ना, मुख्य रोड से जोड़ना, मुख्यालयों से जोड़ना, इस प्रकार के अनेकों थे। मैथिली को अष्टम सूची में स्थान मिलना, मैथिली का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो से दरभंगा से शुरू करवाना, तो गांव को गोद लेना। और गांव को गोद लेने में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आप केवल एक गांव को गोद नहीं ले सकते, और गांव को अगर आप गोद लेंगे भी तो प्रत्येक गांव के लिए पैसा ब्लॉक के माध्यम से आता है, जो जिले में आता है। जिले को आता है बिहार सरकार से, और बिहार सरकार को अपना 70% अंशदान देती है। तो ऐसे में केवल एक गांव को गोद ले लेना यह उचित नहीं था। दूसरा, बिहार सरकार के 40 के 40 सांसदों के किसी भी गोद लिए हुए गांव में आप चले जाएं, आपको कहीं काम पूरा नहीं मिलेगा। और पूरे देश भर में 80% सांसद आदर्श ग्राम योजना सफल नहीं हो पाए हैं। केवल दक्षिण के कुछ इलाकों में हुए हैं, लेकिन उसके अलावा और कहीं नहीं हो पाए, क्योंकि ये उदासीनता रही है विशेष रूप से बिहार सरकार की। विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाना था तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना था, उसके अंदर जो अलग अलग योजनाओं में पैसा आना था, केंद्र सरकार के माध्यम से जो अलग अलग योजनाओं में पैसा आता है उसके माध्यम से होना था। फिर नीतीश कुमार जी ने अपना 7 निश्चय कार्यक्रम शुरू कर दिया, जो बहुत बड़ा फेलियर है। उसके माध्यम से लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आप जानते हैं, सुखाड़ हुआ है और नल जल का कार्यक्रम चल रहा है और पानी कहीं नल में निकलता नहीं है। तो ये बहुत सारी योजनाएं थी जो बीच में इन्होंने आकर आपस में गुंजल कर दी, लड़ा दिया, टकरा दिया, और उसके कारण से वह सामने नहीं आ पाया। क्योंकि ये मीडिया भी भ्रमित है और जनता तो भ्रमित होगी ही।
भ्रमित इसलिए कि आप एक तरफ करें कि केंद्र सरकार की सारी योजनाओं से विकास के कार्य दिख रहे हैं सड़क पे, जमीन पे, धरातल पर। वहीं दूसरी तरफ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कई योजनाएं थी, असफल थी, जो परिपक्व नहीं थे, गंभीरता से नहीं लिए गए थे, जिससे जनता को लाभ नहीं मिला। नीतीश कुमार भी 7 निश्चय योजनाओं को सही ढंग से नहीं चला, ये जमीन में भी दिखाई दे रहा है। तो खुद आप जनता को किस तरह सेटिस्फाई कर पाएंगे कि एक तरफ केंद्र सरकार की मनोज जी, आप बात को इस तरीके से नहीं समझ पाए। रेलवे के अंदर राज्य सरकार की जरूरत नहीं होती। 100% जमीन रेलवे की होती है और उसके अंदर जो स्टेशन बनते हैं वो सीधा रेलवे के होते हैं, उसमें राज्य सरकार का कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, जो ओवरब्रिज बनते हैं, रेलवे के ऊपर ओवरब्रिज बनते हैं, जैसे दोनार को लेकर लड़ाई है, पंडासराय को लेकर के लड़ाई है, या लहरियासराय गुमटी को लेकर लड़ाई है, या म्यूजियम गुमटी को लेकर है, कगवा गुमटी को लेकर है, इन सबों को है, इसके अंदर राज्य सरकार को जमीन देनी होती है और वह भी 50-50 पैसा एक दूसरे को दिया जाता है। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं उसके अंदर जो 100% होती है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बाद में एडिटिंग हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, वह 100% केंद्र सरकार की थी। अब 60-40 हो गया। 60-40 होते ही वह कार्यक्रम फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अन्यथा 100% केंद्र सरकार से आती थी, हम लोग सड़क देते थे और वह सड़क सीधा ले जाकर के हम लोग काम कर दिया करते थे। तो राज्य सरकार के माध्यम से जो काम होते हैं वह रुकते हैं, जैसे रेलवे ओवरब्रिज रुक गया। अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर आप देखें, इन्होंने 30 एकड़ जमीन देने की बात की थी जून 2017 में। बीच में आके इन्होंने मेरी बदनामी भी की, बेइज्जती भी की। 24 तारीख को पिछले महीने दिसंबर में जब इन्होंने शिलान्यास किया, इनका तो कोई योगदान था ही नहीं। हवाई जहाज कहाँ से आएगा, कहाँ पर वापस उड़ेगा, वहां से आने के बाद में उसके समय सारणी क्या होगी, वो सारा तो केंद्र सरकार का था। ये जमीन भी जो है वह केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की है, एयरफोर्स की है। तो इसके अंदर हमने ही जमीन वो 2.3 एकड़ लड़ाई झगड़ा करके एयरफोर्स से किराए पर दिलवाया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को वही बना रहे हैं। तो राज्य सरकार ने तो यहाँ कुछ नहीं किया। देख लीजिए समस्या हो रही है। तो जहां जहां जमीन देने की बात आती है वहां समस्या हो जाती है। प्लेनेटोरियम, एक मिनट मेरे को कंप्लीट कर दीजिए। जैसे प्लेनेटोरियम का था तारामंडल, वो इनके बजट में बार बार आ रहा है। तारामंडल कौन बनाता है? उसके स्पेशलिस्ट दिल्ली से आते हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से आते हैं। वह किसी टूरिज्म मंत्री से नहीं आते, क्योंकि वो साइंटिफिक है, उसके अंदर विज्ञान का मामला रहता है। उसके अंदर जमीन नहीं दी। सॉफ्टवेयर आईटी पार्क का सुना था कि पीछे शिलान्यास करने वाले थे ITI रामनगर में, जबकि उसके मानक हैं कि 2 एकड़ जमीन या 48,000 स्क्वायर फुट बनाया दें तो उसमें केंद्र सरकार शुरू करेगी। उसमें इन्होंने जमीन नहीं दिया। इनको 4.74 करोड़ यानी 4,74,00,000 रुपया दरभंगा के पोखरों के सौंदर्यीकरण के लिए 2015 में रिलीज कर दिया गया। इन्होंने उस पैसे को नहीं लगाया। तो यह तो राज्य सरकार करेगी ना। इसके अंदर तो विधायकों को भी थोड़ा सा दम लगा करके काम करना होगा। लेकिन वह लोग परजीवी हैं कि काम हम लेकर आते हैं। अब बिजली के खंभे बदल रहे हैं या बिजली मिल रही है, उसमें बता सकते कि भाई यहाँ DMCH 1926 से चल रहा है। दरभंगा मेडिकल स्कूल हॉस्पिटल हुआ करता था उस समय में। 770 सीट है यहाँ स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या आप तब नहीं कह सकते थे? उन्होंने कह दिया साहब ये तो जमीन नीचे है, पानी भर जाएगा। जब बाढ़ आया करती थी तब तो पानी नहीं भरता था, अब तो सुखाड़ है। और आपने बहाना बना दिया कि यहाँ बाढ़ आ जाएगा, लो लाइंग लैंड है। फिर आपने कह दिया यहाँ हेरिटेज बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। फिर आपने कहा कि कुछ जमीन जो है वह रेलवे। तो ये कहते हैं कि 1926 से यहाँ चल रहा है और यहाँ पानी का जल जमाव नहीं होता। दूसरा, हेरिटेज बिल्डिंग है, वहाँ OPD चला लीजिए। OPD चलाएंगे तो हेरिटेज बिल्डिंग का भी रख रखाव हो जाएगा। आउटडोर पेशेंट बुलाना हो, जो लोग सर्दी खांसी जुकाम ये सब हो जाता है, दर्द लग जाता है, चोट है, हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, उस सबको ठीक करने के लिए आप OPD चला लेते हैं। दोनों जगह से एक दूसरे को बिना मतलब के, बिना तालमेल के काम करते हैं। दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। चुनावों से पहले जुमले करते हैं। 30 एकड़ जमीन देंगे। 3 धूर जमीन इन्होंने अभी तक एयरपोर्ट के लिए नहीं दी है। और क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय खबर बनेगी कि एयरपोर्ट शुरू होना है, तो उसके लिए आगे नीतीश कुमार जी भागे यहाँ पर उसका शिलान्यास करने के लिए, जबकि इनका योगदान ठेंगा है, बाबा जी का ठुल्लू है इनका योगदान। उसमें पहुंच गए। रेलवे के ओवरब्रिज में, क्योंकि वहां पर ज्यादा इनको वाहवाही नहीं मिलेगी, इंटरनेशनल नाम नहीं होगा, अखबारों में नाम नहीं छपेगा, इसलिए रेलवे ओवरब्रिज का जमीन नहीं देते। ये दरभंगा के सांसद कृति झा जो लगातार अपनी पैनी निगाहें दरभंगा के विभिन्न क्षेत्रों में जो सरकार, केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है उसे लेकर के, और जो राज्य सरकार के द्वारा जहां कहीं श्रेय लेने की बात है उसे लेकर के सीधा आरोप लगा रहे हैं।
अब राजनीति की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लोगों की निगाहें कीर्ति आजाद पर टिकी हुई हैं। 14 तारीख के बाद से लगातार टिकी हुई थे। और यहाँ जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता इनके साथ हैं, फोटो खिंचा करके फेसबुक पर दे रहे हैं, जनरल जगह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि कीर्ति आजाद को अगर कांग्रेस टिकट देती है तो गले लगाकर उन्हें पूरी तरह समर्थन देंगे। तो फोटो तो आ रहे हैं लगातार, अब केवल औपचारिक बाकी रह गई है। मनोज जी, ऐसा है, आपने देखा होगा कि अमित शाह जैसे लोग अलग अलग राजनीतिक लोगों से, फिल्म स्टार से, सिनेमा के हीरोइन से, हीरो से जा जाकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। दरभंगा में हमको 20 साल हो गए यहाँ प्रतिनिधित्व करते हुए, और 3 बार हम यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से सांसद भी बने। उसी प्रकार के कांग्रेस के लोग अपना प्रचार करते हुए मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा हमें समय चाहिए, क्योंकि वह भी लोग यहाँ की जनता है, तो मैं उनसे मिलना स्वाभाविक था। वह मेरे पास आए, मुझसे मिले, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से 3 तारीख को उनका कार्यक्रम, राहुल गांधी जी का कार्यक्रम हो रहा है, और कांग्रेस जो है वह एक ऐसी पार्टी है जो सभी लोगों के साथ के चलती है, या झूठे वादे करते हैं जो भाजपा वाले हैं, तो वो अपनी बात रखने आए थे। तो स्वाभाविक था कि मिथिला की परंपरा रही कि घर आए अतिथि का सम्मान होता है, तो हमने सम्मान किया, इसमें क्या खराबी। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस मेरे खून में है। मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, मेरे पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके पाँव में गोली लगी, अंग्रेजों ने गोली मारी, वो उन्होंने 150 कोड़े अंग्रेजों के खाए, 6 बार अंग्रेजों के समय में वो जेल गए आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए। तो मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, एक कांग्रेसी का बेटा हूँ। यदि कोई मुझसे मिलने के लिए आता है तो खराबी क्या है, वोट तो हमको सबके चाहिए ना। तो लोगों की ये आशा भी, अपेक्षा भी, अगर आपको आमंत्रित किया जाता है जन आकांक्षा रैली 3 फरवरी को, तो क्या आप वहाँ जाएंगे स्टेज पर? देखिए, अभी मैं कांग्रेस में हूँ नहीं। यदि मैं कांग्रेस में गया तो फिर 3 तारीख को जाऊंगा। यदि मैं कांग्रेस में नहीं गया तो मेरा जाना तो संभव नहीं है। तो कुशवाहा जी कहाँ जाएंगे या मुकेश सहनी जी कहाँ जाएंगे? दोनों ने जब एक बार पार्टी तय कर ली तो उनके बारे में न्यूज आना बंद हो गया। तो मेरे बारे में लोगों को सोचने दीजिए, हम कहाँ जाएंगे, न्यूज में तो रहेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जिन लोगों को आशा है कि कीर्ति आजाद कांग्रेस में आएंगे, अपना राय विचार भी दे रहे हैं और नेता भी मानने लगे हैं, आपके विचारों पर कार्य भी करने लगे हैं, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में कार्य प्रारंभ हो गया जन आकांक्षा रैली को लेकर के, लोगों को है कि यहाँ नेतृत्व मिलेगा। तो ये जो इस सवाल है, लोगों में एक जोश है, बहुत दिन से कांग्रेस नेतृत्व यहाँ पर कार्य नहीं कर रहा था और एक नया जोश उमंग देखने को मिला है। तो क्या लगता है आपके आने से जोश उमंग आ गया है और आपने भी सलाह दी है? मैंने अभी तक तो कुछ तय किया नहीं, तो मैं क्या सलाह दूंगा? ये कार्यक्रम मेरे कहने से बना है क्या? ये तो पूरा बिहार का व्यापक एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया है। तो न्योता कोई देने आए तो मैं मना कर दूं क्या? शादी का लोग न्योता देने आते हैं, उपनयन का आते हैं, शगुन का आते हैं, एकादशा द्वादशा का आते हैं, तो क्या मैं नहीं लूँ, मना कर दूं? तो कोई भी अगर आता है तो शिष्टाचार कहता है कि आपको उनका सम्मान करना चाहिए और जो न्योता दे उसको स्वीकार करें या ना करें वो आपके ऊपर है। आप एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर जो होता है वो रणनीति तय करता है समय के अनुसार। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो एक गेम खेला उसमें आप भी फंसे हैं और भी लोग फंसे हैं? क्योंकि 13 फरवरी तक जो सेशन है उससे पहले बहुत नहीं छोड़ पाएंगे, अपने पद नहीं छोड़ के दूसरे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो क्या लगता है इस परिस्थिति तब तक कोई और भी महागठबंधन के नाम है? क्योंकि 13 फरवरी तक का लंबा फासला है और आपको सेशन में रहना भी। देखिए, वोट एंड अकाउंट तो हरदम होता है, बजट सेशन तो हर साल होता है, इस साल भी होना था। और क्योंकि इस साल चुनाव है इसलिए वोट ऑन अकाउंट पूरा बजट नहीं होगा, केवल 2 महीने जून तक का होगा, उसके बाद में फिर बजट को पेश किया जाएगा। तो वह स्वाभाविक है कि सभी सांसदों को वह उसमें जाना सम्मिलित होना पड़ेगा क्योंकि वोट ऑन अकाउंट है। मेरे लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात को उठाना बहुत ज़रूरी है कि जिस प्रकार से उसको निरस्त किया है केंद्र सरकार ने। हमने प्रयास भी किया था नरेंद्र मोदी जी से मिलने का, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया था। दूसरी बात जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की है, उनके भाषण बड़े सुने, उनके जुमले बड़े सुने। हमको खेद ये हुआ कि हमारी भारतीय परंपरा में दिवंगत आत्माओं के विरोध में कभी बात नहीं की जाती, चाहे आपके वो घोर दुश्मन क्यों ना हो। और जब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं, जब आप इंदिरा गांधी जी के बारे में बात करते हैं, जब आप राजीव गांधी जी के बारे में बात करते हैं और वह भी इस प्रकार की बातें करते हैं जो उचित नहीं है, खास करके जब एक व्यक्ति दिवंगत हो गया हो, स्वर्गवासी हो गया हो, मर गया हो, फिर ऐसी हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति में इस प्रकार का भारत में कोई भी कहीं भी प्रचलन नहीं है। और यह सब जब मैं मोदी जी सुनता हूँ तो मुझे दुख होता है।
आप आलोचना करिए, आप विरोध किसी का भी कीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि अब महागठबंधन में जो दरभंगा के नाम आ रहे थे, अब जो 3 थे फातमी जी के मधुबनी शिफ्ट हो जाने के बाद, तय हो जाने के बाद, अब अब्दुल बारी सिद्दीकी के भी नाम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन आपके और मुकेश सहनी के नाम आगे हैं। लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी अभी अभी आए हैं, उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं है और आपको ज़्यादा राजनीतिक अनुभव कर चुके हैं। तो मुकेश सहनी का जो मार्च भात का था उसमें अभी आप आ सकते थे, 2 दिन पहले नहीं आकर के, तो क्या आपको लगता है कि अपने तरीके से आप इस राजनीतिक दृष्टिकोण को देखिए, आप जो सोच रहे हैं ना वो जिला लेवल पर सोचते हैं, आप संसदीय क्षेत्र के लेवल पर सोचते हैं और उस मुताबिक से बात करते हैं। मैंने राष्ट्रीय राजनीति की है, मैंने दिल्ली में भी प्रतिनिधित्व किया और दरभंगा में भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैंने अपने आप को किसी एक जात विशेष का या एक क्षेत्र विशेष का नहीं समझा, मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। 1983 में विश्व कप जीता है। मेरे पिताजी कहते थे कि बड़ा आदमी बनना हो तो छोटी सोच मत रखना, और हम हरदम बड़ी सोच के साथ आगे चलते हैं। अभी तो केवल एक बिहार में एनडीए है जिसने कहा है कि 17 और 6 सीट पर वो लड़ेंगे, 17 पे जदयू लड़ेगा, 17 पे बीजेपी। देश में कहीं भी किसी जगह पर यह तय ही नहीं हुआ है कि कौन सा गठबंधन होगा, कौन किस सीट पर लड़ेगा, और अभी से लोगों ने टिकट बांटना शुरू कर दिया या लड़ने बोल दिया कि फलाना आदमी यहाँ से लड़ रहा है, वहां से लड़ रहा है। तो मैं इस सोच विचार का आदमी नहीं हूँ। जब सब कुछ तय होगा, और वह भी तय होता है शीर्ष नेतृत्व से, यहाँ बैठे हुए नीचे आपसी बात करने से तय नहीं होते हैं। इसलिए गरिमा को रखते हुए, इस राजनीति की गरिमा को रखते हुए मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर मान के चलिए, लोग कहते हैं और चर्चा भी, दावे भी कर रहे हैं, कल भी मुकेश सहनी का स्टेटमेंट, वो दावा दरभंगा से उम्मीदवार ही हमारा गृह क्षेत्र है। अगर ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो कीर्ति झा आजाद अपने समर्थकों को क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति कब होगी? जब अनाउंस होगा तब। सवाल जो महत्वपूर्ण ये है कि अब महागठबंधन में जो दरभंगा के नाम आ रहे थे, अब जो 3 थे फातमी जी के मधुबनी शिफ्ट हो जाने के बाद, तय हो जाने के बाद, अब अब्दुल बारी सिद्दीकी के भी नाम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन आपके और मुकेश सहनी के नाम आगे हैं। लोगों का कहना है कि मुकेश सहनी अभी अभी आए हैं, उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं है और आपको ज़्यादा राजनीतिक अनुभव कर चुके हैं। तो मुकेश सहनी का जो मार्च भात का था उसमें अभी आप आ सकते थे, 2 दिन पहले नहीं आकर के, तो क्या आपको लगता है कि अपने तरीके से आप इस राजनीतिक दृष्टिकोण को देखिए, आप जो सोच रहे हैं ना वो जिला लेवल पर सोचते हैं, आप संसदीय क्षेत्र के लेवल पर सोचते हैं और उस मुताबिक से बात करते हैं। मैंने राष्ट्रीय राजनीति की है, मैंने दिल्ली में भी प्रतिनिधित्व किया और दरभंगा में भी प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैंने अपने आप को किसी एक जात विशेष का या एक क्षेत्र विशेष का नहीं समझा, मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। 1983 में विश्व कप जीता है। मेरे पिताजी कहते थे कि बड़ा आदमी बनना हो तो छोटी सोच मत रखना, और हम हरदम बड़ी सोच के साथ आगे चलते हैं। अभी तो केवल एक बिहार में एनडीए है जिसने कहा है कि 17 और 6 सीट पर वो लड़ेंगे, 17 पे जदयू लड़ेगा, 17 पे बीजेपी। देश में कहीं भी किसी जगह पर यह तय ही नहीं हुआ है कि कौन सा गठबंधन होगा, कौन किस सीट पर लड़ेगा, और अभी से लोगों ने टिकट बांटना शुरू कर दिया या लड़ने बोल दिया कि फलाना आदमी यहाँ से लड़ रहा है, वहां से लड़ रहा है। तो मैं इस सोच विचार का आदमी नहीं हूँ। जब सब कुछ तय होगा, और वह भी तय होता है शीर्ष नेतृत्व से, यहाँ बैठे हुए नीचे आपसी बात करने से तय नहीं होते हैं। इसलिए गरिमा को रखते हुए, इस राजनीति की गरिमा को रखते हुए मैं इस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। अगर मान के चलिए, लोग कहते हैं और चर्चा भी, दावे भी कर रहे हैं, कल भी मुकेश सहनी का स्टेटमेंट, वो दावा दरभंगा से उम्मीदवार ही हमारा गृह क्षेत्र है। अगर ऐसी परिस्थिति अगर होती है तो कीर्ति झा आजाद अपने समर्थकों को क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति कब होगी? जब अनाउंस होगा तब ना, तभी कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो पहले अनाउंस तो होने दीजिए, मैं कैसे कुछ मान लूं? अभी तो बहुत लंबा खेल है, बहुत लंबी लड़ाई है। आप तो छोटे छोटे गड्ढों में घुस करके लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें तो बड़े खड्डे में जो गंदगी इतनी इकट्ठा हो गई है देश के अंदर, चोर को भगाना है। तो कीर्ति झा आजाद आज भी उसी तरह बोल्ड हैं और अस्वस्थ हैं, खासकर उनके समर्थक इनसे भी ज़्यादा अस्वस्थ हैं कि कीर्ति झा आजाद को दरभंगा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना। हालांकि कई बात आए हैं जिससे खुद कांग्रेसी इस बात को लेकर के दबाव भी डाल रहे हैं। सवाल ये है कि दरभंगा के सांसद के रूप में कीर्ति झा आजाद अगर निलंबित हैं
तो उनका भी नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपने द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो जनता के सामने एक बार लाएंगे। और वे पूरी तरह आश्वस्त भी, लोगों में चर्चा भी है कि अगर कांग्रेस मांग रही है, ये लोग 8-9 कह रहे हैं। आपने कैसे तय कर लिया? किसने कहा आपको? किसने कहा? कुछ तो कहीं से बोलो, कुछ से कुछ सुन लेते हैं आप और कुछ से कुछ बोल देते हैं आप। कुछ जिम्मेवारी तो रखिए था। कौन कहां से कितने लड़ रहा है, ये कहां से तय हो गया है? बैठक हो गई क्या? क्या एनडीए के बाद में महागठबंधन की बैठक हो गई है क्या? या किसी और दल की बैठक हो गई है हिंदुस्तान में क्या? तो कहां से कौन से आंकड़े लगाते हैं, कैसी कैसी बातें ले आते हैं? जिम्मेवारी रखनी चाहिए। तो दरभंगा की जनता को लगातार अपडेट करते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो निराश न हो। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आशा होती है अपने नेता के प्रति, तो हमें लगता है कि जनता भी अस्वस्थ होती है। तो कीर्ति आजाद आज भी अस्वस्थ हैं कि दरभंगा से टिकट अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना और श्रेय लेने की बात को लेकर के आज भी कीर्ति आजाद आरोप लगा रहे हैं एम्स को लेकर के, अभी जो प्रमुख मुद्दा है। फिर एम्स, अगर अंतिम में अभी एम्स की बात करें, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो बात खत्म होगी, वहाँ दिया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो हमने आंदोलन की बात की, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब नड्डा ने चिट्ठी लिख दी और मना कर दिया तो यह तो साफ हो गया ना कि इनकी तालमेल नहीं है, इनमें गड़बड़ी है। तो इसमें मैं क्या कहूँ? दरभंगा प्रतिनिधि जाएंगे आप मिलने के लिए? इस हमने तो पार्लियामेंट में उठाएंगे, हमने ये बात कही है। प्रश्न लगाएंगे, अगर प्रश्न बेल्ट में आ गया तो पूछेंगे, और 377 के माध्यम से लगाएंगे। अगर बेल्ट में आ गया तो पूछेंगे, जैसे पूछते रहे। अंततः देश भर के दूसरे नंबर पे सांसद है जिसने प्रश्न पूछे और मुद्दे उठाए पार्लियामेंट में। दरभंगा के लोगों को का जो प्रेम और सम्मान हमको मिला है, उसको देखते हुए हमने पार्लियामेंट में तो अपनी भूमिका में कोई कमी नहीं की है। तो आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 3 फरवरी को कांग्रेस जो जन आकांक्षा रैली बुलाई है, उसके लिए जिला और प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर काम करना मांग रही है, ये लोग 8-9 कह रहे हैं। आपने कैसे तय कर लिया? किसने कहा आपको? किसने कहा? कुछ तो कहीं से बोलो, कुछ से कुछ सुन लेते हैं आप और कुछ से कुछ बोल देते हैं आप। कुछ जिम्मेवारी तो रखिए था। कौन कहां से कितने लड़ रहा है, ये कहां से तय हो गया है? बैठक हो गई क्या? क्या एनडीए के बाद में महागठबंधन की बैठक हो गई है क्या? या किसी और दल की बैठक हो गई है हिंदुस्तान में क्या? तो कहां से कौन से आंकड़े लगाते हैं, कैसी कैसी बातें ले आते हैं? जिम्मेवारी रखनी चाहिए। तो दरभंगा की जनता को लगातार अपडेट करते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो निराश न हो। और सबसे बड़ी बात है, जब तक आशा होती है अपने नेता के प्रति, तो हमें लगता है कि जनता भी अस्वस्थ होती है। तो कीर्ति आजाद आज भी अस्वस्थ हैं कि दरभंगा से टिकट अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना और श्रेय लेने की बात को लेकर के आज भी कीर्ति आजाद आरोप लगा रहे हैं एम्स को लेकर के, अभी जो प्रमुख मुद्दा है। फिर एम्स, अगर अंतिम में अभी एम्स की बात करें, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो बात खत्म होगी, वहाँ दिया गया है। तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो हमने आंदोलन की बात की, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब नड्डा ने चिट्ठी लिख दी और मना कर दिया तो यह तो साफ हो गया ना कि इनकी तालमेल नहीं है, इनमें गड़बड़ी है। तो इसमें मैं क्या कहूँ? दरभंगा प्रतिनिधि जाएंगे आप मिलने के लिए? हमने तो पार्लियामेंट में उठाएंगे, हमने ये बात कही है। प्रश्न लगाएंगे, अगर प्रश्न बेल्ट में आ गया तो पूछेंगे, और 377 के माध्यम से लगाएंगे। अगर बेल्ट में आ गया तो पूछेंगे, जैसे पूछते रहे। अंततः देश भर के दूसरे नंबर पे सांसद है जिसने प्रश्न पूछे और मुद्दे उठाए पार्लियामेंट में। दरभंगा के लोगों को का जो प्रेम और सम्मान हमको मिला है, उसको देखते हुए हमने पार्लियामेंट में तो अपनी भूमिका में कोई कमी नहीं की है। तो आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 3 फरवरी को कांग्रेस जो जन आकांक्षा रैली बुलाई है, उसके लिए जिला और प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर पर काम करना प्रारंभ होगी। एक दबाव है महागठबंधन पर ताकि कांग्रेस को सीट मिले, और ये 12-13 सीट की बात चल रही है, जो कि डॉक्टर मदन मोहन झा ने भी कहा है। अब सवाल यह है कि दरभंगा की राजनीति किस करवट लेगी, वो पूरी तरह निर्भर करता है दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद पर। इनके वक्तव्य, इनकी सोच और इनके कार्य प्रणाली और इनके आश्वासन से उनके समर्थक पूरी तरह गौरवान्वित हैं। और हमें लगता है ये 13 फरवरी तक शायद इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 13 फरवरी के बाद ही चुनाव नहीं खिला पाएंगे। धन्यवाद।
डॉक्टर M.K. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। साथ सभी स्वास्थ्य मेट्रो एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू A1 रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।